हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 7 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो आज का कंसेप्ट है लेसन नंबर 7 था हमारा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको हम एक्सपेक्टेशंस भी बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, और वेरिएंस का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को याद होगा जब हम प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं तो वहां पे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को कवर कर चुके हैं, यानी कि एक्सपेक्टेशंस हम समझ चुके हैं, वेरिएंस भी समझ चुके हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस की प्रॉपर्टीज देख ली है, वेरिएंस की प्रॉपर्टीज को मैं इस वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, इसमें या फिर अगली वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा वेरिएंस की प्रॉपर्टीज को। वो हमने डिस्कस नहीं करी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब हमें क्या पढ़ना है। तो हमने ये वाला टॉपिक तो डिस्कस कर लिया था। अब बचा क्या है हमारे पास मेन टॉपिक में, एक तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि सीडीएफ क्या होता है, दूसरा जो बचा है वो बचा है डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। तो इन दोनों डिस्कस करेंगे, बस 1 मिनट वेट करना। ठीक है, बाहर से थोड़ी सी नॉइस आ रही है, 1 मिनट। चलो फिर आगे देखते हैं, है ना। तो गली में कुछ वेंडर्स आ जाते हैं तो उनको बोल के आया हूँ कि मैं भी पढ़ाता हूँ भाई, थोड़ा सा कम आवाज में बात किया करो, है ना। अंदर तक वॉइस आती है बिल्कुल, जो कि सेंटर बिल्कुल अंदर है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, हम किसकी बात कर रहे थे पढ़ने की, कि कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है। तो चलो ये शुरू करते हैं। तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सबसे पहले आप लोगों ने 10th में टॉपिक पढ़ा था, आपको याद है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जिनको याद नहीं मैं याद दिला देता हूँ। फ्रीक्वेंसी को जोड़ जोड़ के जब हम फ्रीक्वेंसीज निकालते थे उसको हम क्या बोलते थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते थे। सपोज करो कि कुछ फ्रीक्वेंसीज गिवन है हमें, ऐसे गिवन है, मैं सिर्फ रफ में समझा रहा हूँ ऐसे ही कि 1 2 5 9 11 ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अगर आपको CF निकालना है या फिर 4, यहाँ पे 4 लिख दिया, आपको CF निकालना है तो कैसे निकालते थे कि पहले F और CF सेम रहेगा, 1 आ जाएगा, फिर 1 + 2 3 हो गया, फिर 1 + 2 3 3 + 5 8 हो गया, फिर 8 + 9 17 हो गया, 17 + 4 11 28 हो गया, 28 + 4 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते थे। तो कुछ वैसा ही कंसेप्ट है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि CDF का। तो वो देखते हैं। तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x with PMF फंक्शन इज डिफाइंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जहां पे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखाया था फॉर एवरी नंबर x एंड y। उसको हम ऐसे देखते हैं, fx = px, जो x जो है ये वाला वो लेस देन इक्वल्स टू x होगा, और जहां पे हमारा जो समेशन होगा y बराबर इन्फिनिटी से लेके x तक py। तो ये एक फॉर्मूला है, वो आपको बस ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, इसको आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, वो सब देखते हैं नीचे। अबे देखो, लेट अस कंप्यूट द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द टॉस ऑफ 2 कॉइन। अगर हम सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो वहां पे कौन कौन चीजें हो सकते हैं वो देखते हैं। तो या तो देखो सैंपल स्पेस ये रही, अगर सिक्का 2 बार उछलेगा तो हो सकता है दोनों बारी टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल आए, हो ये भी सकता है कि पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, और हो ये भी सकता है कि दोनों पे हेड आए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई एक बार भी हेड नहीं आया। हमने रैंडम वेरिएबल एक्स को माना कि सिक्के पे नंबर ऑफ हेड्स क्या है, तो यहाँ पे तो हेड एक बार भी नहीं है, तो 0 हेड, और 0 हेड आने की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1/4। हमने इसकी बात की थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ हेड 1 आने की, यानी कि एक बार हेड आया हो। तो अगर एक बार हेड तो इस वाले केस में भी आया है, और एक बार हेड इस वाले केस में भी आया है, तो आप ये भी लेके चलोगे और ये भी लेके चलोगे, और दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी भी 1/4 इसकी भी 1/4 1/4 1/4 2/4 यानी कि 1/2। तो इसकी हो गई 1/2, इसकी हो गई 1/4। और अगर हम बात करते हैं कि भाई दोनों बार ही हेड आया है, दोनों मतलब नंबर ऑफ हेड्स क्या है, 2 टाइम्स है, यानी कि दोनों बार ही हेड आया है, तो वो तो सिर्फ एक ही केस है, यानी कि ये रहा दोनों हेड वाला केस, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये तो बात कर ली हमने, हाल तो हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में भी, जहां पे मैं आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा था। लेकिन हमें बात किसकी करनी है इस वीडियो में, CDF निकालने की, कि भैया कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो समझाओ। तो देखो वही चीज है, पहले में प्रोबेबिलिटी रहेगी सेम रहेगी, जो PMF में आया वही CDF में भी आ जाएगा। फिर जब आप अगले की निकालोगे, मतलब आप ये तो था कि भाई जब एक बार भी हेड नहीं आया, यानी कि 0 बार हेड आया है, तो उसका CDF आ गया 1/4। अब अगर एक बार हेड आया है, ठीक है, और इसको आप यूं भी समझ सकते हो, जब हम बात करते हैं एट मोस्ट की, ठीक है, कि भाई
एटमोस्ट की जब हम बात करते हैं कि कम से कम एक बार तो हेड आना चाहिए। अब एक बात और यहाँ पे पॉइंट समझना, काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सीडीएफ के लिए, कि सीडीएफ हम ना एटमोस्ट लेके चलते हैं इन नंबरों के आगे, ठीक है। तो जब मैं बात करूंगा एटमोस्ट एक बार हेड आना चाहिए, तो उसने क्या बोला कि कम से कम एक बार हेड आना चाहिए, और कम से कम जो है, ठीक है, एटमोस्ट ज्यादा होता है ना, सॉरी ज्यादा जो है वो क्या होना चाहिए, एक बार हेड आना चाहिए, ठीक है। एक बार हेड से फालतू नहीं आना चाहिए, मैंने उल्टा बोल दिया था, ठीक है। तो हम एक बार हेड वाला केस भी लेंगे और एक से कम बार हेड वाला केस भी लेंगे, इसलिए हमने ये भी लिया और ये भी लिया। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे। तो जब मैं 1/4 में 1/2 को ऐड करूंगा तो ये क्या बनेगा 3/4, 1/4 प्लस 1/2। उम्मीद ऐड करना सबको आता नहीं आता, तो मैं बता देता हूँ भाई 1/4 प्लस में 1/2 ऐड करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो तुम यूं भी कह सकते हो कि आपने यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, बात सेम ही है, एक तरह से अपना एलसीएम लिया है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ पे 2 1 2, 2 + 1 3, 3/4 आपका आंसर, ठीक है। तो बचपन के मैथ्स में सीखा था आप लोगों ने, है ना। तो ये आ गया हमारे पास, तो ये 1/4, ये हो गया 3/4, ठीक है। और जब आपको बोलेगा कि भाई दोनों बार हेड आया है, तो उसका जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, तो 1/4 आएगा, क्योंकि दोनों बार हेड का सिर्फ एक केस होता है, तो 1/4। लेकिन जब हम बात करेंगे सीडीएफ की, इसका मतलब क्या है कि एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 बार हेड आने चाहिए। अब जब मैं बात करूंगा ज्यादा से ज्यादा 2 बार हेड आने की, तो 2 बार हेड वाला भी केस आएगा, एक बार हेड वाला केस भी आएगा, और एक बार भी हेड नहीं आए वो केस भी आएगा, नहीं तीनों केस आएंगे। तो तीनों केस को ऐड करेंगे, तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे। तो देखो यहां तक तुम पहुंच गए 3/4 पे, और जब 3/4 में 1/4 ऐड करूंगा तो हम सब जानते हैं कि भाई 3/4 प्लस में 1/4 डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/4 1 हमारा आंसर आ गया ना, प्रोबेबिलिटी 1। तो इसमें क्या सीखा कि लास्ट वाले नंबर की CDF हमेशा 1 के बराबर आएगा, जिसको मैं प्रॉपर्टीज कराते हुए समझा भी दूंगा। जैसे भी ये देखो यार, अगर क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द टॉस ऑफ 2 कॉइंस की बात करें तो ये बनेगा, देखो यार, अगर आप x लेस देन 1 ले रहे हो, यानी कि आप जो है रैंडम वेरिएबल 1 से भी कम ले रहे हो, तो यानी कि 0 ले रहे हो, ये रहा रैंडम वेरिएबल 0, तो उस पे आपका आंसर क्या आया 1/4। और अगर आप x की वैल्यू 1 के बराबर या फिर 1 से ज्यादा ले रहे हो, तो आपका आंसर क्या आएगा 3/4। और अगर आप 2 से फालतू ले रहे हो x की वैल्यू, ठीक है, 2 से फालतू या बराबर, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये चीज बन गई हमारे पास यहाँ पे। तुमने यहाँ पे एक चीज क्या समझी कि जो fx है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। इस बात का सिंपल सा मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी या तो 0 रहेगी या 0 से फालतू रहेगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो वो बात यहाँ पे डिफाइंड है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव रहेगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x, रैंडम वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए। तो ये रहा fx, तो सिग्मा fx हमारा क्या रहेगा 1 रहेगा। इसका मतलब सब सिंपल सा ये भी है कि आप जितने भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हो उन सबका सम कर दो, वो तो आपको पहले समझा के आया हूँ, वो हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे है। तो प्रॉपर्टी सिग्निफाइज दैट द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल फॉर विच इट इज डिफाइंड इज इक्वल्स टू 1, तो 1 के बराबर रहेगा। जैसा हुआ भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हो गया था, सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम हो गया था, इसलिए इसका आंसर क्या आया लास्ट में 1 आया, और ये 1 ही आएगा। क्योंकि मैंने आपको चीजें सिखाई थी जब मैं आपको पीडीएफ बनाना सिखा रहा था, पीडीएफ समझ लो या फिर पीएम समझ लो, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो मैंने आपको चीज समझाई थी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम जो है ना वो हमेशा 1 के बराबर आता है। अगर 1 नहीं आ रहा इसका मतलब हमने गलत पीडीएफ बनाई है। अब आगे समझते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ क्युमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, यानी कि CDF की प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहले वही देखो, अगर आप f माइनस इन्फिनिटी तो इसका आंसर 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि रैंडम वेरिएबल x जो है आप नेगेटिव में लेके नहीं जाओगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। और अगर आपने सारी वैल्यूज ले ली तो उसका सम 1 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे है, सारी वैल्यूज ली सम 1 हो गया, बस इतना ही था, ये चीज ध्यान रखना। तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है वैल्यू ऑफ CDF इज 0, वैल्यू ऑफ CDF क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x, उन सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए, किसकी, रैंडम वेरिएबल x की। कि अगर आप रैंडम वेरिएबल x को नेगेटिव लेके चल रहे हो तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन सबका समझ के आएगा 0 आएगा, फॉर विच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रिमेन्स 0। तो आपका PDF 0 हो जाएगा। चलो फिर और आगे देखते हैं। हाँ, तो हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे, इफ a इज लेस देन b, अगर a जो है वो b से छोटा है तो fa इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू fb, या तो उससे छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा पर बड़ा नहीं हो सकता फॉर एनी रियल नंबर a एंड b। इस बात को समझते थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो
कि जैसे जैसे इनकी वैल्यूज बढ़ रही हैं, किनकी वैल्यूज बढ़ रही हैं, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे CDF की वैल्यू भी क्या कर रही है, राइज कर रही है। जैसे यहाँ पे देखो, जब रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 0 थी तो CDF भी सिर्फ कितना था, 1/4, ठीक है। और जब रैंडम वेरिएबल की x की वैल्यू 1 हो गई तो CDF भी कितना हो गया हमारा, 3/4। तो वैल्यू बढ़ी या नहीं बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। 1/4 से बड़ी वैल्यू होती है 3/4 की, 1/4 कितना होता है 0.25, 3/4 होता है कितना होता है 0.75। और जब 1 से हमने 2 कर ली वैल्यू को, जब हमने 1 से ही बड़ी वैल्यू ले ली रैंडम वेरिएबल x की, तो ये भी कितना हो गया, 3/4 से 1 हो गया, इनकी वैल्यू और बढ़ चुकी है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जैसे जैसे रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे CDF की यानी कोरस्पॉन्डिंग CDF की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए मैं एक बात भी बोलते हैं, जो CDF है वो क्या है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो हमेशा बढ़ता रहता है। बढ़ता रहता है क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे CDF भी क्या होगा, इंक्रीज करता रहेगा। इस चीज के हम क्या बोलते हैं कि CDF एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है इन रैंडम वेरिएबल x। दिस इंप्लाइज फॉर ईच ग्रेटर वैल्यू ऑफ x द वैल्यू CDF इज आल्सो ग्रेटर। एक मिनट रुक जाना बस, ठीक है। तो चलो अब आगे लिखते हैं। हाँ, तो एक चीज मैं आपको समझा रहा था, तो एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड इन 4 टॉसेस। अगर हम एक सिक्के को 4 बार उछाल लें तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने ऑब्टेन होंगे। तो हम सब जानते हैं अगर एक सिक्का 4 बार उछलता है तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि 2 की पावर n के हिसाब से, ठीक है, जहाँ पे n के दिखाता है नंबर ऑफ टाइम्स, आप उस सिक्के को कितने उछाल रहे हो, 2 दिखाता है कि सिक्के के पास 2 ही पहलू होते हैं यानी कि 2 ही आउटकम होते हैं, तो हेड या टेल। तो 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 4, 16 सैंपल स्पेस यहाँ पे हमारे पास बन के आएंगे, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं। अब एक सिक्का 4 बार उछला है तो हो ये भी सकता है कि भाई एक बार भी हेड ना आए, यानी कि 0 बार हेड आए, हो सकता है 1 बार हेड आए, हो सकता है 2 सिक्के पे हेड आए, हो सकता है 3 बार हेड आए, और हो सकता है 4 के 4 सिक्कों पे क्या हो जाए, एक साथ ही हेड आ जाए। तो ये हो सकता है। तो अभी देखो F0 की जब हम बात करते हैं कि भाई एक बार भी हेड नहीं आया, अब एक बार भी हेड नहीं, इसका मतलब क्या है कि चारों बार टेल आए होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/16। एक बार हेड आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/16। 2 बार हेड आया, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6/16। जब केस बना के चेक करें ना, 16 सैंपल स्पेस बनेंगे। वैसे मैं प्रीवियस प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में समझा भी चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, यहाँ पे मैंने इसकी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को निकाल के दिखाई थी। जब हम बात करते हैं F2 की, यानी कि 2 बार हेड आया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/16। 3 बार हेड आया, इसकी 4/16, इतने केस बनेंगे, और 4 बार हेड आया, उसका सिर्फ एक केस बनेगा, 1/16। अब आप एक बार इसका सम निकाल लो। अगर इसका सम 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही बनाई है। जब मैं ऐड करूंगा तो 1 + 4 कितना आएगा, 5, 5 + 6 11, 11 + 4 15 + 1 16, 16/16 1 हमारे पास क्या है इस सवाल का आंसर, ठीक है, वो आ गया हमारे पास। अब आप यहाँ पे देखो, जो हम बात करेंगे F0 की, अब इस F0 का, सॉरी F0 बोल रहा हूँ, F0 की, F में 0 रखा है। अब 0 रखने का मतलब क्या है कि भाई 0 बार हेड आया है, ठीक है, एक बार भी हेड नहीं आया, यानी कि चारों बार टेल आए हैं। इसका सिर्फ एक केस बनता है, उस केस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/16। एक बार हेड आया है, अब F1 रखा है, ध्यान रखना हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं CDF की, और CDF के केस में प्रोबेबिलिटी ऐड होती चली जाती है। तो जब हम F1 की बात करेंगे तो इसमें हम क्या बात करेंगे, F0 की भी और F1 की भी, कि भाई दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर लो, तो F0 और F1, तो F0 ये रहा 1/16, F1 है 4/16, दोनों को ऐड करूंगा, डिनोमिनेटर सेम है, 4 और 1 5/16 आ जाएगा। F2 निकालना है तो इसमें F0 भी आएगा, F1 भी आएगा, F2 भी आएगा, तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करूंगा 6 और 4 10 और 1 11, 11/16 आ जाएगा। F3 की बात करूंगा तो F0 F1 F2 F3 चारों को ऐड कर लो, तो 1 और 4 5, 6 और 5 11, 11 और 4 कितने हो गए 15, 15/16 आ गया। F4 की बात करोगे, F4 में चारों ही आएंगे, सॉरी 5 ही आएंगे, F0 भी, F1 भी, F2 भी, F3 भी, F4 भी। अब सबको ऐड कर लो, तो 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 4 कितना होता है, 11 और 4 होता है हमारे पास यहाँ पे 15 और 1 16, 16/16 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी का सम आ जाएगा, जो कि आना भी चाहिए था, क्योंकि CDF का एक रूल होता है कि CDF के जो लास्ट वाला रैंडम वेरिएबल x है उसमें सारी फ्रीक्वेंसीज, सॉरी उसमें सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठी हो जाएंगी, तो उसका सम कितना आना चाहिए, 1 आना भी चाहिए। अब एक और फिर समझो इस वाले रूल को, कि जैसे 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 आपने लिखा भी हुआ है, देखो पहले पढ़ते हैं, F माइनस इनफिनिटी 0 आया, क्योंकि भाई रैंडम वेरिएबल जो है वो नेगेटिव में है ही नहीं, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 और आता तब भी 0 आता, और F इनफिनिटी जब हम सबको इकट्ठा करेंगे तो सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक बात और, अगर हम A B से कम लेंगे, अगर हम A B से कम लेंगे, जैसे यहाँ पर देखो इन वैल्यूज में अगर हम A B से कम लेते हैं
जैसे 0 1 से कम है, 1 2 से कम है, 2 3 से कम है, 3 4 से कम है या नहीं है? कम कम है ना। जैसे हम कम लेंगे, ठीक है, हमने 0 1 से कम लिया, 1 2 से कम लिया, 2 3 से कम लिया, 3 4 से कम लिया, तो इनकी वैल्यूज भी कम होती रहेगी। और आप ये भी समझ सकते हो कि जैसे हम वैल्यूज बढ़ा रहे हैं, इनकी वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जैसे पहले 1/16 आया सिर्फ, फिर जब हमने 1 रखा, रैंडम वेरिएबल x 1 किया तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/16। 2 करते कितनी हो गई? 11/16। 3 करते ही 15/16 और 4 करते ही 16/16 हो गई, जिसकी वैल्यू क्या आई? 1 आई। तो यानी कि ये बात भी यहाँ पे सर्टिफाई होती है कि अगर a b से कम होगा, यानी कि रैंडम वेरिएबल x अगर छोटा होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कह सकते हो CDF वो भी कम आएगा। और जैसे ही उसकी वैल्यू बड़ी रखोगे, उसका CDF भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। जैसे यहाँ पे हो रहा है, जैसे जैसे आप वैल्यूज को इंक्रीज कर रहे हो, CDF की लगातार बढ़ती चली जा रही है फॉर एनी रियल नंबर a एंड b। और लास्ट में ये रहा उसका फंक्शन कि अगर आप x 0 से कम लोगे, यानी कि नेगेटिव लोगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? उसका CDF क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, जो यहाँ पे हमने देखा भी था, कहाँ गया ये रहा रूल, -∞ पे 0। अगर आप 0 से x जो है वो बड़ा लोगे और 1 से छोटा लोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1/16। इसका मतलब होता क्या है? आप वो खुद देख लो कि आपने x क्या लिया है? सीधा 0 लिया है। तो 0 पे 1/16 तो आंसर आया था। देखो ये रहा, 0 पे आंसर आया था 1/16। क्योंकि देखो 1 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर तो 0 ही तो होगा। ठीक है, क्योंकि 1 से तो बाकी छोटा ही लोगे आप। जब आपने 5/16 रखा, यानी कि जब आपने 1 के बराबर रखा, यानी कि 1 रखा तो कितना आंसर आया था? 5/16। 2 रखने पे कितना आंसर आया था? 2 रखने पे आंसर आया था हमारा 11/16। ठीक है, 3 रखने पे कितना आंसर आया था हमारे पास? यहाँ पे 3 रखने पे आया था 15/16। देखो ये रहा 15/16। और 4 या 4 से बड़ा, पर 4 से बड़ा रखा, हमने क्या रखा है? 4 रखा है। 4 पे कितना आंसर आया था? 1 आया था। ये बन के हमारे पास उसका फंक्शन भी तैयार यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है CDF का, यानी कि कॉम्बिनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। अगली वीडियो में बात करेंगे डेंसिटी फंक्शन के बारे में, और साथ साथ समझेंगे उसकी प्रॉपर्टीज को भी और वेरिएंस की प्रॉपर्टीज को भी, जो हमने स्किप कर दिया था वेरिएंस वाली वीडियो में। ठीक है, तो वो हमारा इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट होगा। तो अब मिल हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 7 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, और ये हमारा आखिरी कंसेप्ट होगा लेसन नंबर 7 का। तो कॉम्बिनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और डेंसिटी फंक्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ये हमारा चैप्टर था, जिसमें अब हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेटिव डेंसिटी फंक्शन को। तो चलो शुरू करते हैं ये टॉपिक। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट, तो देखते हैं। तो अ कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन इज अ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब एक चीज समझना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन है, जो CDF है कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन, वो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है, फॉर अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो आप लोगों को याद होगा मैंने आपको दो चीज सिखाई थी, एक तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, दूसरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो जब भी हम किसी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। जैसे कि सपोज करो एक सिक्का 3 बार उछला, तो अगर मैं नंबर ऑफ हेड्स को रैंडम वेरिएबल x मानता हूं तो नंबर ऑफ हेड्स 0 हो सकते हैं कि भाई एक बार भी हेड नहीं आएगा, हो सकता है एक बार हेड आ जाए, हो सकता है 2 बार हेड आ जाए, हो सकता है 3 बार हेड आ जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना मैं बोलूंगा कि 2.5 बार हेड आया है, ठीक है, 3.75 टाइम्स हेड आया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ही आ सकती है। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और जब हम बात करते हैं कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरवल्स के बीच में जो भी इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोल के चलते हैं। जैसे कि सपोज करो कि एक इंटरवल्स के बीच में लोगों का वेट जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो वेट है वो पॉइंटों में भी हो सकता है ना। हो सकता है किसी का वेट जो है वो 50.8 हो, 50.85 हो, 51.75 हो, तो पॉइंटों में हो सकता है। तो वहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, सिर्फ उसको क्या बोलते हैं कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं दो इंटरवल्स के बीच में। तो इफ x इज अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अगर जो x है वो क्या है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट x, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट x इज fx, देन द फंक्शन गिवन बाय, तो फंक्शन हमारे पास ये होगा। तो fx
जो है वो हमारे पास क्या है, हमारा कॉम्बिनेटिव डेंसिटी फंक्शन, तो पी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, और जहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स तक एफ वाई का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, वो भी वाई के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे डी वाई लिखा हुआ है, और वैल्यू क्या होगी एक्स की, इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी, यानी कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। तो इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल के चलते हैं फॉर कॉम्बिनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। मतलब किसी भी कॉम्बिनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। फॉर ईच एक्स, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए, फॉर ईच एक्स, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए एफ एक्स इज डिफाइंड एज, एफ एक्स को हम डिफाइन करते हैं एज द एरिया अंडर डेंसिटी कर्व, जो एरिया डेंसिटी कर्व के अंदर आता है टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के लेफ्ट से, एज शोन इन द फिगर 2। अब ये फिगर भी देखो, ये हमारा कॉम्बिनेटिव डेंसिटी फंक्शन है और ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये पीडीएफ है, ये सीडीएफ है, ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि भाई जो सीडीएफ है वो लगातार इंक्रीज करता रहता है, तो देखो लगातार इंक्रीज कर रहा है, इसमें कोई डिक्रीमेंट नजर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि भाई ये एक क्या है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन एक तरह से। क्योंकि मैंने एक चीज देखी भी थी जब मैं आपको पिछली टॉपिक में सीडीएफ पढ़ा रहा था, है ना, वहां पे हमने एक चीज समझी थी कि जो जैसे जैसे रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे सीडीएफ की वैल्यू जो है वो राइज करती रहती है, बढ़ती रहती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बोल के चलते हैं। तो देखो लिखा भी हुआ है, द डेंसिटी फंक्शन इंक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी फंक्शन भी क्या होगा, राइज करता रहेगा। अब बात करते हैं इसके कुछ खास प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन, यानी कि सीडीएफ की कुछ खास प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला क्या है, दिस फर्दर इंडिकेट्स एफ माइनस इन्फिनिटी जीरो आएगा, यानी कि हम यहाँ पे अगर रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका आंसर आएगा जीरो, ठीक है। और अगर आपने सारी टर्म्स ले ली है, इन्फिनिटी तक पहुंचोगे आप, तो उसका सम कितना, वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। फॉर एनी टू नंबर, से हम दो नंबर के बीच की बात करते हैं, जैसे ए और बी, जहां पे ए लेस देन है इक्वल्स टू बी से, तो ए जैसे अब ए देखो, जो एक्स है वो ए और बी के बीच में होगा, और यहाँ इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ बी माइनस में एफ ए करके, ठीक है। तो ये चीज़ आप जानते हो, और ये चीज़ मैंने वहाँ पे भी समझाई थी, जब आपको सीडीएफ समझा रहा था, कॉम्बिनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन समझा रहा था, उसमें मैंने एक चीज़ समझाई थी कि अगर ए बी से छोटा है तो जो ए पुट करके आप सीडीएफ निकालोगे और जो बी पुट करके सीडीएफ निकालोगे, यानी कि जो एफ बी है, चूंकि हम जानते हैं बी बड़ा है, तो एफ बी जो है वो या तो एफ ए से बड़ा होगा या फिर क्या होगा, उसके बराबर होगा। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई की जाती है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे हम, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, अगर ए और बी हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं, तो और x जो है वो a और b के बीच में है, x बराबर a और a प्लस 1 और b, तो x जो है वो ऐसे बढ़ता रहेगा, एक बार a रखेंगे, फिर a प्लस 1 रखेंगे, फिर a प्लस 2 रखेंगे, फिर a प्लस 3 रखेंगे, लास्ट में क्या रखेंगे, यहाँ पे b रखेंगे। तो जो एफ बी है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो एफ बी माइनस में एफ ए माइनस 1, इसी प्रॉपर्टी से आया हुआ है। तो ये टेकिंग a इक्वल्स टू b यील्ड्स p x इक्वल्स टू a एफ ए माइनस में एफ ए माइनस 1 इन दिस केस। अब आगे समझते हैं, फॉर एनी रियल कांस्टेंट, ठीक है, मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको नीचे डिफाइन भी करूंगा नोट के अंदर अपने, ठीक है, वो नोट ध्यान से पढ़ लेना। और एक चीज और ध्यान रखना, थर्ड प्रॉपर्टी बनाई गई है सेकंड प्रॉपर्टी के बेस पे ही, मैंने ऊपर ही समझा दिया था वो चीज। तो फॉर एनी रियल कांस्टेंट ए एंड बी, अगर ए और बी कोई भी रियल कांस्टेंट है और जहां पे ए की वैल्यू या तो बी के बराबर है या फिर बी से कम है, एंड एफ एक्स जो है वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, आप फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, पता है ना आपको। ये एक तरह से ऐसे है, डी एफ एक्स dx, यानी कि fx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, वही चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन भी कर दी है, वेयर द डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट, जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का। अब नोट देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी फंक्शन, हम जो है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन को ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन और क्युमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है गिवन है उससे, या फिर जो हमारे पास CDF है यानी क्युमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन है उससे, बाय सिंपली डिफरेंशिएटिंग द डेंसिटी फंक्शन, जो भी हमारा डेंसिटी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके हम इस चीज को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से, बड़े प्यार से निकल जाएगी हमारे पास उस टॉपिक की वैल्यू। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या आता है, जो टॉपिक मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया था वेरिएंस वाले कंसेप्ट में, तो अब वेरिएंस की प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं फटाफट। वैसे तो इजी सी है, फटाफट समझते हैं। तो सबको पता होना चाहिए वेरिएंस का मेथड होता है,
आप लोगों ने जब वेरिएंस पढ़ा था वो पढ़ा था वेरिएबिलिटी के कंसेप्ट में, मेन तो वहाँ पे पढ़ा था हमने वेरिएंस निकालना। यहाँ तो हमने एक तरह से रैंडम वेरिएबल x के लिए हमने एक्सपेक्टेशन निकालना सीखा था, वेरिएंस निकालना सीखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा था। तो जो वेरिएंस है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो डाटा है वो कितना डिस्पर्स है मीन के अराउंड, ज़्यादा डिस्पर्स है कम डिस्पर्स है, मतलब कितना फैला हुआ है मीन के अकॉर्डिंग डाटा। तो वेरिएंस शोज हाउ इंडिविजुअल वैल्यूज, वेरिएंस शो करता है कि कैसे इंडिविजुअल जो वैल्यूज हैं आर स्प्रेड, वो कितनी फैली हुई हैं, स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड इट्स एक्सपेक्टेड और मीन वैल्यू, उसकी एक्सपेक्टेड या फिर मीन वैल्यू के अराउंड। ठीक है, अगर ज़्यादा डिस्पर्जन है तो वेरिएंस ज़्यादा आएगा, कम डिस्पर्जन है वेरिएंस कम आएगा, ज़्यादा डिस्पर्जन है वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, कम डिस्पर्जन है वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे है। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, फिर हमारा जो है ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर हम चलेंगे चैप्टर नंबर 8, काफ़ी इंपॉर्टेंट है खासकर क्वेश्चंस के मामले में, क्योंकि यहाँ से जो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जामिनर इस चैप्टर से, वो चीज़ ध्यान रखना, या तो वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा या वो पूछेगा वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चन। तो ये दोनों टॉपिक मैं आपको सिखा चुका हूँ। सबसे पहले मैंने ये दोनों टॉपिक सिखाए थे, क्यों? क्योंकि हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। ठीक है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिल्कुल भी स्किप मत करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब धीरे धीरे मैं सोच भी रहा हूँ किसी चीज़ें भी करूँगा कि इन फ्यूचर जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी एग्जाम टाइम पे मैं एक ऐसी वीडियो अपलोड किया करूँगा, ठीक है, सारी वीडियो कंपाइल करके, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंपाइल करके, ताकि आपको पता रहे एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन जो है ना किन किन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। उसके लिए चिंता मत करो, मैं थोड़ी स्टडी करूँगा, थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, और फिर देखेंगे कौन कौन से टॉपिक जो है वो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर। तो इसलिए आपने देखा होगा मैं दोनों चीज़ करके चलता हूँ, थ्योरेटिकल टॉपिक भी बिल्कुल स्किप नहीं करता, न्यूमेरिकल्स भी बिल्कुल स्किप नहीं करता, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ रहा है, कभी पता लगता है किसी एक पेपर में किसी एक साल में सिर्फ न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछ लिए, पता लगा अगले साल ही क्या कर दिया, टीचर सोच के जा रहे हैं न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट ज़्यादा पूछ लिए। तो मैं दोनों चीज़ें करवा के चलता हूँ। अब देखो प्रॉपर्टीज़, देखो प्रॉपर्टीज़ में क्या है, इफ़ ऑल एक्स वैल्यूज आर इक्वल्स टू ई एक्स, अगर सारी एक्स की वैल्यूज एक्सपेक्टेशन के इक्वल है तो वेरिएंस 0 होता है। ये बात बताने की है, आप खुद सोच के देखो, वेरिएंस किसको दिखाता है, डिस्पर्जन को, कि जो डाटा है वो मीन के अराउंड, एक्सपेक्टेड वैल्यू के अराउंड, एक्सपेक्टेशन के वैल्यू के अराउंड किस तरीके से फैला हुआ है। और जब सारी वैल्यू एक्सपेक्टेशन के बराबर हो जाएगी तो वेरिएबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जो मीन आया है सारी वैल्यू उसी पॉइंट पे है, तो बस 0 हो जाएगा इसमें। तो दूसरा, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज 0, कांस्टेंट का वेरिएंस भी क्या होता है, 0 होता है, यानी कि v = 0 होगा। इसको हम आगे वाली प्रॉपर्टीज में यूज भी करेंगे, ध्यान से समझ लेना इस बात को। तीसरा क्या है, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, अगर x और y इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो vx + y, मतलब आप x + y दोनों को जोड़ के, दोनों रैंडम वेरिएबल्स को जोड़ के जब वेरिएंस निकालो, या फिर आप दोनों का इंडिविजुअल वेरिएंस जोड़ो, सेम ही बात होती है, आंसर सेम ही आएगा। सेम ऐसे माइनस में है, आप दोनों को माइनस करके फिर उनका वेरिएंस निकालो, या आप वेरिएंस निकालने के बाद माइनस करो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर लिख दिया मैंने। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, इफ b इज अ कांस्टेंट, अगर b कांस्टेंट है तो आपको वेरिएंस निकालना है vx + b का। एक बात समझना, अभी मैंने आपको ऊपर प्रॉपर्टी समझाई कि जब हम vx + b की बात करते हैं तो मैं इसका वेरिएंस ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि v और x का अलग से निकाल लिया, v और b का अलग से निकाल लिया, तो ये तो हो गया x का वेरिएंस। b क्या है, कांस्टेंट, और अभी भी ऊपर समझा के आया था कि कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होता है, 0 होता है, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है, देखो ये रहा vx, सिर्फ और सिर्फ इसका वेरिएंस कितना आएगा, vx आएगा। अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, vax = a² vx। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, कैसे आप लोगों को याद दिलाता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब ओरिजिन चेंज होता है डाटा सेट का, या फिर स्केल चेंज करते हैं, तो उसका फर्क वेरिएंस पे कैसे पड़ता है और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कैसे पड़ता है। आप लोगों को याद होगा जब मैंने मीन में कुछ नंबर ऐड किया था या माइनस किया था, यानी कि पूरे डाटा सेट के अंदर जब हम कुछ नंबर ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो मीन भी उसी नंबर से प्लस हो जाएगा या फिर उसी नंबर से माइनस हो जाएगा। सपोज करो कुछ हमारे पास सीरीज है, उसमें हमने एक मीन निकाला, मैंने उस सीरीज की सारी वैल्यू में 5 ऐड कर दिया तो हमारा मीन भी 5 से बढ़ जाएगा, और मैंने अगर उन नंबरों में से 5 माइनस कर दिया तो हमारा मीन भी 5 से कम हो जाएगा। ठीक है, ये कीमोड समझाई थी मैंने। अब थोड़ी सी बात करते हैं वेरिएंस की। जब हम वेरिएंस की टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो मैंने आपको वहां पे एक चीज और समझाई थी वेरिएंस वाले कंसेप्ट में, कि वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आता, वेरिएंस में किसी प्रकार चेंज नहीं आता, ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज आता है। सिर्फ चेंज किस में आता है,
मीन में। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं चेंज इन स्केल की, जब हम स्केल चेंज करते हैं यानी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो वहां पे मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि मीन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वेरिएंस जो है ना वो उसके स्केयर से मल्टीप्लाई होगा, उसके स्केयर से डिवाइड होगा। तो वो चीज यहाँ पे है कि अगर आप किसी भी वेरिएंस मतलब किसी भी रैंडम वेरिएबल x के अंदर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, देन आप उसका वेरिएंस निकालते हो, ठीक है। तो वो है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप सिर्फ x का वेरिएंस निकाल लो, उसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो मैंने एग्जांपल क्या दिया यहाँ पे, एग्जांपल देखो ये काफी अच्छा एग्जांपल है, v5x + 9। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हम जो हैं वो 5x का वेरिएंस निकालेंगे और फिर 9 का वेरिएंस निकालेंगे। और अभी भी आपको क्या समझाया था मैंने, फिर से वही बात कि भाई कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होता है, 0 होता है। और जब मैं इसका करूँगा तो 5 का स्क्वायर 25 vx आएगा। देखो ये रहा 25, यानी कि 25 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें अगर हम 5 को बाहर रख के तब वेरिएंस निकालना चाहते हैं। तो अब ये देखो 6 को vax प्लस में by, a कांस्टेंट है b भी कांस्टेंट है, तो इसका आंसर कैसे आंसर लिखोगे, a स्क्वायर vx, क्योंकि वही बात है भाई, अपने a से अगर मल्टीप्लाई करिए किसी भी पूरे डाटा सेट के हर एक एलिमेंट की, ठीक है, तो करना क्या होगा आपको, तो आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो बराबर आता है उसके स्क्वायर से वेरिएंस के मल्टीप्लाई करो, तो स्क्वायर से वेरिएंस की मल्टीप्लाई की है, फिर b से मल्टीप्लाई होती है तो b स्क्वायर by के बराबर आएगा। सेम ऐसे अगला देखो bax प्लस में b, ये वही बात हो गई कि भाई a तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डाटा सेट के हर एक एलिमेंट की, तो एक काम कर लो, a को आप अलग कर लो, पहले आप x का वेरिएंस निकाल लो और फिर a के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। अब b तो क्या है, कांस्टेंट का वेरिएंस ऊपर ही समझा के आया था सबसे पहले पॉइंट, दूसरे पॉइंट में कि कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो a स्क्वायर vx। और लास्ट में आता है वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके थे, मैंने आपको वेरिएंस निकालना सिखाया था कि जो वेरिएंस होता है वो होता है कि आप x स्क्वायर यानी कि जो भी आपके पास रैंडम वेरिएबल x है उसका स्क्वायर करके, ठीक है, जब एक्सपेक्टेशन निकाल लो और एक बार एक्सपेक्टेशन निकाल के उसका स्क्वायर कर दो और दोनों को माइनस कर दो, आपका उससे क्या निकलता है, वेरिएंस निकलता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो बताने की जरूरत है ही नहीं, काफी बार डिस्कस कर चुका हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर द रूट वेरिएंस होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक जो है वो समझ में आ गया है। फिर भी कोई भी डाउट, किसी भी तरह की क्वेरी, कोई भी दिक्कत रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर, एक नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, जिन बच्चों को वो परचेज करने वो समय बचाए यहाँ जाके वो नोट्स ले सकते हैं। और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मोड के सामने से।